अब हम सीखेंगे क्वेश्चंस जो 2013 में यूपी टेट के तो क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 क्वेश्चन यानी कि गणित के 30 क्वेश्चंस उसमें थे और 120 से लेकर के 150 तक कुछ साइंस के क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब ये है कि यूपी टेट में जो साइंस और मैथ का क्वेश्चंस आते हैं वो एक साथ आते हैं। तो यानी कि 90 से 91 से लेकर के 150 तक के। तो पहले चूंकि इसमें कभी कभार क्या करते हैं, विज्ञान के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी उसमें मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2011 में पहले साइंस के क्वेश्चन थे इस 91 से लेकर के 120 तक और 121 से लेकर के 150 तक गणित के क्वेश्चन थे। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि 2013 में 91 से लेकर के 120 क्वेश्चंस तक आपके गणित के हैं, यानी कि गणित पहले दे दिए और उसके बाद अब साइंस के होंगे। तो मैंने कि हम लोग गणित का पोर्शन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में कि गणित के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। तो जो पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया उन्होंने, क्या है कि निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो अब क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। इस वृत्त का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ये 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो 3, 4, 5 का जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो दो इस प्रकार से हम देखेंगे इस सवाल में, क्योंकि इस प्रकार का जो सवाल पहला ही क्वेश्चन उन्होंने लॉन्ग दे दिया। अगर आप इस प्रकार के सवालों में उलझ जाएंगे तो आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो वहां पर एग्जाम में ये देखना है कि क्वेश्चंस अगर जो हमारे पूरे 30 क्वेश्चन गणित के आप एक बार सभी देख लीजिए कि क्वेश्चंस के जो आपके सरल हैं, जो आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं, तो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो उन सॉल्व क्वेश्चनों को आप जरूर पहले सॉल्व कर लें, इसके बाद फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप देखेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या हमको दी है √2 सेंटीमीटर। तो √2 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 22 गुणित 2/7, 22 दूनी ये 44/7, यानी कि अगर 7 छंग 42 और 42 2 बचा, और अगर इसको अगर 7 छंग 42 2 बचा, अगर 2 में अगर 2 तो 7 दूनी 14 और देंगे भाग 7 दूनी 14, फिर 6 7 नम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, तो 8 यानी कि 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा लगभग। अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो 6.3 के समथिंग होगा। अगर हम 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग लेते हैं तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, तो यानी 2 का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 4 आ रहा है। अब 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। अब समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर का मतलब होगा √3/4, भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो हो गया ये 4, तो ये इससे कट जाएगा तो बचा √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये आप लोग √2 1.414, √3 1.732, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब ये बचा है 3 4 5, इसको दो तरीके से, या तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, है ना, √s s - b s - c, या फिर अगर आप देख लेंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है, यानी कि समकोण त्रिभुज 5 का वर्ग बराबर कितना होगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 9 25, ये दोनों बराबर हो। इसका मतलब ये सबसे बड़ी भुजा 5 है और इन दो भुजाएं हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है,
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब समकोण त्रिभुज कैसा होगा, इस तरीके का बना होगा ऐसे। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 5, ये 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, या ये 3 होगी या 4 होगी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो दोनों तरीके से निकाल लेंगे। ये 4 अगर है तो 3 गुणित 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल लंबगुणित आधार यानी कि दोनों भुजाओं का गुणनफल का आधा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल है 6.3 और इस वर्ग का क्षेत्रफल ये 1.732 और इसका 4 है। तो इसका मतलब 7 और 6 में कौन बड़ा है, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल इन तीनों से ज्यादा आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि पहला जो क्षेत्रफल आया तो इसका मतलब है कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अभी जो हमने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 91 का जो पहला ऑप्शन सही है। तो चलते हैं आप सीखते हैं 92 क्वेश्चन, चलते सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, ये क्वेश्चन जो है एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। एक न्यून कोण है यानी कि इसमें 45 पहला दिया 15 अंश, 20 30 अंश, सी 45 अंश, डी 60 अंश। यानी कि एक कंडीशन इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके का, ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण में मान लीजिए ए सी ये बी है, तो ये x मान लीजिए ये y है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। अब वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है। कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर यानी कि जो इन दोनों का गुणनफल है x इंटू वाई वो जेड स्क्वायर के वर्ग के आधे के बराबर है। इसका मतलब है जेड स्क्वायर बराबर 2xy। एक कंडीशन हमको मिल गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसी में चूंकि पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो AC का वर्ग है यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC माने जेड स्क्वायर बराबर AB माने एक्स स्क्वायर, BC माने वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2xy, तो 2xy यहां रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इसका मतलब है x माइनस वाई बराबर 0 हो गया, तो x बराबर y हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों साइडें x और y बराबर है, क्योंकि हमको पता है किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं साइडें इक्वल हैं तो एंगल भी ये वाले इक्वल होंगे, ठीक है। एक बात यहाँ ये 90 डिग्री है क्योंकि समकोण है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस दोनों इक्वल कितनी कितनी डिग्री के होंगे, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है, 180 में से ये 90 चला गया बचा 90, 90 इन दोनों कोणों का सम होगा। तो इसका मतलब दोनों समूह का 90 है तो आधा उसका कितना होगा 45। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का, ये दोनों 45 डिग्री के होंगे यानी कि 45 अंश के। इसका मतलब है कि जो न्यून कोण का मतलब है एक्यूट एंगल, यानी कि ये देखो तो इसमें कौन सा पहला ऑप्शन 15 है, 20 30, बी ऑप्शन 30 है, सी ऑप्शन 45 है। तो ये 92 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा 45 डिग्री। अब चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 ज्ञात किया गया है, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जर्वेशन है 100 ऑब्जर्वेशन में का जो समांतर माध्य है यानी कि अर्थमेटिक मीन वो 50 ज्ञात किया गया है। यदि त्रुटि बस दो वस्तुओं की 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 मानकर गणना कर दी गई है तो सही समांतर माध्य क्या होगा, यानी कि 50.20, 50.36,
51.15, 51.45, ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही होगा। तो सबसे ऐसे सवालों में क्या है कि ये अर्थमेटिक मीन, मॉड, मीडियन, ये आपकी स्टैटिक्स का सवाल है, मतलब स्टैटिक चैप्टर से सांख्यिकी से लिया गया है। तो इन सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो क्योंकि 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य, तो 100 प्रेक्षणों का योग कितना होगा, तो 100 प्रेक्षणों का योग कितना होगा, तो योग जितना समांतर माध्य दिया है गुणित 100 कर देंगे तो हो जाएगा ये 5000। ठीक, ये तो 5000 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि यदि त्रुटिवश गलती से दो वस्तुएं 3 और 29 के स्थान पर 30 और 29 लिख दिया गया, 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 मानकर गणना कर दी गई, तो चूंकि 3 लिखना था लेकिन वो 30 लिख गया, तो अंतर कितने का आया, अंतर जो आया है, अंतर 30 और 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 का आया। इसका मतलब लिखना था उसे 30, 3 लिख गया वो 30, इसका मतलब 27 ज्यादा इसमें ऐड हो गया, तो ये 27 घटेगा। अब 92 लिखना था लेकिन वो 29 लिख गया, तो अब इसका अंतर कितना आ रहा है, तो 92 माइनस 29, तो ये हो गया 63। तो इसका मतलब है 92 लिखना था लेकिन वो लिखा 29, तो 63 उसने कम लिखा, तो इसका मतलब ये 63 इसमें ऐड होगा। तो सही समांतर माध्य क्या होगा, 100 प्रेक्षणों का सही योग कितना होगा, 5000 प्लस 63 माइनस 27, ये सही योग होगा। यानी कि 63 कम था उतना जोड़ दिया, 27 ज्यादा था वो घटा दिया। तो अब जोड़ देखें कितना होगा, ये 5000 प्लस ये 3 7 6 13 5 36, ये होगा 5036, ये सही योग आया। तो अब समांतर माध्य क्या होगा, सही समांतर माध्य जो होगा 536 बटे 100 से डिवाइड करेंगे तो 50.36 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि देखो इसमें 50.20 है, 50.36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आ जाएगा, यानी कि 93 का होगा 50.36, ये ऑप्शन सही होगा। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि संख्याएं 1 4 5 7 8 10 12 15 17 के समुच्चय का मानक विचलन, यानी कि संख्याएं दी हैं, इनका जो समुच्चय का मानक विचलन निकालना दिया है 4.85। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नए समुच्चय का मानक विचलन होगा। यानी कि अगर इन संख्याओं का मानक विचलन दिया है 4.85, अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया जो मानक विचलन होगा वो कितना होगा। तो ये स्टैटिक का सवाल है सांख्यिकी का। तो देखो पहला 93 भी था और 94 भी, यानी कि स्टैटिक सांख्यिकी से क्वेश्चन आपके आए हुए। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान रख देना है कि हमें सांख्यिकी को पढ़ना है, ये निश्चित मान लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी आपको डाटा दिया गया है सांख्यिकी में और उसका मानक विचलन दिया गया है, और अगर प्रत्येक में कोई कॉमन संख्या डाटा में जोड़ी जाती है, डाटा माने कोई संख्याएं जो दी गई हैं उसमें कोई कॉमन संख्या जोड़ी जाती है, जैसे इसमें 10 जोड़ा जाता है सभी में, है ना, सभी में 10 जोड़ा जाता है, तो मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। तो चाहे 10 जोड़े, चाहे 20 जोड़े, चाहे 30 जोड़े, चाहे 40 जोड़े, चाहे 50 जोड़े, चाहे 100 जोड़े, कितनी भी संख्या अगर हम उसमें जोड़ देते हैं, उस जोड़ने के बाद जो अगर मानक विचलन निकालेंगे तो मानक विचलन आपका वही रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा, 4.85। ये 4.85 दिया है, वही इसका आंसर होगा। तो मानक विचलन पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी संख्या में, अगर दी हुई संख्या में अगर कोई कॉमन संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है कि यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्य का 50 हो, ठीक है, तो उस सारणी के पदों का बहुलक
हो सकता है। जब भी किसी पदों का कोई पद माने कोई संख्याओं का अगर आपका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन दिया है और ये मीडियन दिया है यानी कि माध्यिका दी है, तो बहुलक पूछ रहा है यानी कि मॉड पूछ रहा है। तो मॉड पूछ रहा है इसका मतलब ये होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि मीन मॉड मीडियन में जो रिलेशन, मीन मॉड मीडियन का जो रिलेशन है यानी कि जो बहुलक 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 बराबर होता है 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित माध्य। माध्य का मतलब होता है यहाँ पर अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य। तो बहुलक निकालना तो 3 गुणित माध्यिका कितनी दी है 50, 2 गुणित समांतर माध्य कितना दिया है 40, 5 दिया 15, 50, 4 दूनी 8, 80, 8 7 15 यानी कि कितना हुआ 70। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 70 होगा। बस एक लाइन का सवाल था फॉर्मूले, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि मॉड मीडियन और अर्थमेटिक मीन, तो बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका ऋण 2 गुणित माध्य समांतर माध्य। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो स्टैटिक से देखो लगातार 3 सवाल आए हुए हैं, इसका मतलब है कि आपके यूपी जो टेट होना है तो अभी 2026 में जुलाई में, उसमें ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ये यूपी टेट ही नहीं, जैसे मान लो कोई एसएससी है में भी क्वेश्चन इस तरीके के का बीच बीच में स्टैटिक से अगर सवाल पूछते हैं तो जरूर आते हैं, चाहे कोई कंपटीशन हो स्टैटिक से सवाल जरूर आता ही आता है। ठीक है, चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 96। निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें पाई चार्ट होगा इस तरीके का एक, ठीक है, इस तरीके का एक पाई चार्ट है जिसमें यहां पर दिया गया है इस तरीके का एक पाई चार्ट बना होता है। उस पाई चार्ट में जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ दवाइयों पर खर्च किया उसने, दवाइयां, ठीक है, और यहां पर कुछ अन्य खर्च है, यहां कुछ अन्य खर्च दिए गए, कुछ उसमें और क्या दिया गया है भोजन पर जो हुआ है उसने 135 डिग्री का यहां पर एंगल यहां पर देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो होगा x डिग्री। तो ये कौन पूछ रहा है, तो कुछ चीजें होंगी, मतलब इतना कुछ 28,000 में कुछ अन्न पे खर्च किया, दवाइयों पे खर्च किया, भोजन पर उसका एंगल 135 डिग्री है यानी कि यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एंगल चूंकि डिग्री में लिखा है तो चूंकि सारे एंगल निकालना है यहाँ, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि बचत प्रतिशत निकालना है कि बचत प्रतिशत कितना है। तो बचत प्रतिशत निकालेंगे, बचत प्रतिशत यानी कि 28,000 में से 4,900 बचत करता है, तो 4,900 बटे 28,000 गुणित 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बचत प्रतिशत ऐसे निकालेंगे, 7 7 49, 7 चौक 28 है ना। तो ये 2 जीरो 1 जीरो यहां से कट जाएगा। इसका मतलब है 70/4% ये हमारी बचत हुई। क्या हुई 70/4%। अब हमको एंगल निकालना है, तो एंगल क्या 70/4% किसका 360 अंश का, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 360, तो 360 एंगल का एंगल कोण कितना निकलेगा, तो कोण हो जाएगा 70/4 गुणित 360। तो अब यहां पर देखेंगे 70/4 गुणित 360 नंबर और परसेंटेज बटे 100 में देखेंगे तो जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से जीरो, तो 70 4 नंबर 36 9 7 63 यानी कि 63 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा वहां। तो 63 डिग्री देखो कहाँ है 136 126 ये 63। क्वेश्चन नंबर 96 का जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 97।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 97 में। 97 में क्या है कि एक पुरुष एवं एक स्त्री एक साक्षात्कार में दो समान पदों पर नियुक्त हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/4 है तथा स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/3 है। यानी कि एक पुरुष एक स्त्री किसी साक्षात्कार में आए हैं, उनको उनकी जो नियुक्त होने की जो प्रोबेबिलिटी है पुरुष के 1/4 है और स्त्री की 1/3 है। तो दोनों में से एक को सेलेक्ट होना है, तो एक को सेलेक्ट होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसका मतलब है कि दोनों में से अगर एक सेलेक्ट होगा तो दूसरा नहीं होगा, यानी कि एक स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए पुरुष की नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी अगर पीए से प्रदर्शित करते हैं तो 1/4 है, तो पुरुष की नियुक्त ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पुरुष के ना होने की प्रोबेबिलिटी माने पी डेक्स ए बराबर 1 में से उसको घटा देंगे तो हो जाएगा 3/4। यानी कि अगर जब भी ध्यान रखना कि जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर होंगे वो हमेशा 1 से कम होंगे, यानी कि क्योंकि एक नियुक्त होने और ना होने दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा एक मतलब 0 और 1 के बीच में ही होती है। अब अगर पुरुष स्त्री की बात करते हैं यहाँ पीबी मान लीजिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो स्त्री के ना नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 यानी कि 2/3। अब वो ये कह रहा है केवल एक की नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो केवल एक की नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? केवल एक के नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी, नियुक्त सेलेक्ट होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए। अगर पुरुष सेलेक्ट हो जाएगा तो स्त्री सेलेक्ट नहीं होगी तो पी डेक्स बी होगा, प्लस अगर स्त्री सेलेक्ट हो जाती है तो फिर पुरुष सेलेक्ट नहीं होगा तो पी डेक्स, नहीं वाले को डेक्स से निरूपित करेंगे। अब पी ए कितना है? पी ए 1/4 तो यहां रख देंगे 1/4। पी डेक्स कितना है? 2/3 तो 2/3 धन पी बी कितना है? 1/3 और पी ए डेक्स कितना है? 3/4। ठीक, तो यहां से ये कितना होगा? 4 तिया ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस ये भी 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5/12, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 5/12। तो देखो इसमें है पहला ऑप्शन दिया 1/12, दूसरा ऑप्शन 5/12, सी ऑप्शन 7/12, डी ऑप्शन 1/24। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, कभी रेस वाले भी क्वेश्चन होते हैं, दो घोड़ों को दौड़ा देते हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, तो दोनों की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हो और तो फिर उनकी क्रमशः ना जीतने वाली निकालते हैं। अगर ना जीतने वाली दी है तो जीतने वाली निकाल करके फिर इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से रिलेटेड था क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखना कि आने वाले समय में जो यूपी टेट 2026 में होने जा रहा है तो निश्चित रूप से प्रोबेबिलिटी आप पढ़कर की जाए। तो अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। चलते सीखते हैं, हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उत्तीर्ण लिखा है और यहाँ अनुत्तीर्ण हो रहा है, दोनों विषय में हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, कौन सा प्रतिशत बताना है? उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है कि जब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण लिखा है तो हमको इन अंग्रेजी और गणित विषय में भी अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या का जो परसेंटेज है वो भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो अनुत्तीर्ण है, यानी कि अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण है? अंग्रेजी में
तो 100 में 75%, तो 100 में से 75 घटा दीजिए। अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हुए? अनुत्तीर्ण 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए होंगे। और गणित में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए? गणित में अनुत्तीर्ण यानी कि पास नहीं हुए, तो 100 में से 60 घट जाएगा, तो ये 40% जो है इसमें अनुत्तीर्ण होगी। और दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए? अनुत्तीर्ण ये है आपकी 20%। तो इसका मतलब ये होगा, अब हमको क्या निकालना? उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए 100 में से जो अनुत्तीर्ण हुए कितने हुए? 25% और 40%। 25 धन 40 इन दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों में हुए उनको घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 में से, यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत यहां निकलेगा। ये उत्तीर्ण प्रतिशत, तो 25, ये 40 में से 20 चला गया, 20 बचा, 20 और 25 45 हो गया, 45 5 50, ये हो जाएगा 55%। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो पहला ऑप्शन है 55, दूसरा 65, तो तीसरा 67.5, डी ऑप्शन है 68.2, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 55% जो होंगे वो उत्तीर्ण प्रतिशत में होंगे। तो ये आपका सेट थ्योरी से क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। अगर आपको यहाँ दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है तो यहाँ भी अनुत्तीर्ण निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ उत्तीर्ण दिया होता तब फिर उसी हिसाब उत्तीर्ण वाला ऐसी फिर आपको ही घटाना नहीं पड़ता। चलते अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ये आपका सर्वसमका का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वसमका से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का टेट हो, चाहे वो अपर प्राइमरी लेवल का टेट हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6 है, और x इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ पर कह रहा है वो कि एक्स वाई जेड में कोई शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ इनवर्स में है तो शून्य होगा तो इनफिनिट दे देगा, इसलिए वो कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू शून्य नहीं होगी। तो एक्स वाई जेड का मान बताओ, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसका मान पूछ रहा है वो। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखें कि चूंकि एक्स वाई जेड दिया है तो निश्चित है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये मिलेगा। इसमें क्या है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो 4 दी है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमको दी गई। तब हमको क्या निकालना है कि 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालना है। अब 2x स्क्वायर प्लस वाई, अब इसमें ये वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से, एक और दिया ना ये वाला, तो कैसे निकलेगी? आप देखो x इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स, इसका ये बराबर 1 दिया है। इसका मतलब होता है 1/x, इसका मतलब होता है 1/y, और इसका मतलब होता है 1/z बराबर 1। अगर हम x बाई जेड इसमें एलसीएम लेते हैं, क्या लेंगे? x बाई जेड, तो यहाँ पर x कटेगा, बाई जेड बचेगा, यहाँ बाई बाई कट जाएगा तो जेड एक्स बचेगा, और जेड कटेगा तो यहाँ पर एक्स वाई बचेगा बराबर 1। इसका मतलब ये होगा कि हम इसको क्रम से लिखें एक्स बाई बाई जेड और जेड एक्स, तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स बाई जेड, यानी कि जो एक्स वाई प्लस बाई जेड जेड एक्स की वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं एक्स बाई जेड, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई? 6 दी गई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 दी गई। इसका अर्थ ये होगा कि 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो यह 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 6 दी तो 6 धन 2, इसकी वैल्यू क्या आई थी? एक्स बाई जेड, तो यहाँ लिखेंगे एक्स बाई जेड। अब यहाँ पर ये 16 हो जाएगा बराबर 6 धन 2 एक्स बाई जेड। अब यहाँ 6 इधर आ जाएगा तो
16 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 2x/z, और ये यहाँ बचेगा 10 बराबर 2x/z, और इसका मतलब ये हुआ x/z बराबर हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, यानी कि x/z की वैल्यू मिली 5, x/z की वैल्यू 5 आई। इसमें ऑप्शन देखो कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें a बराबर 1, b में 2, c में 4 और d में 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा 99 का। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी से रिलेटेड हर कंपटीशन में ये पूछा जाता है चाहे, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 100। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या है, यदि log 10 बेस की पावर a प्लस log 10 बेस b प्लस log 10 a प्लस b, तो a b के मान निम्न तरह से संबंधित है, यानी कि a और b कैसे आपस में रिलेशन है, उसकी जो वैल्यू है कि a बराबर b बराबर की वैल्यू 1 है, a बराबर b 3 है, तो b बराबर a/1 प्लस a है, या a बराबर b/b माइनस 1 है। तो इसमें से ये चीज हमको ध्यान देना है। और ये लॉग का सवाल दिया गया है, तो लॉग के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि लॉग के जो फॉर्मूले हैं आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि लॉग, अगर कोई m की पावर n है तो n log m हो जाएगा। अगर log m प्लस log n है तो log m इंटू n हो जाता है, ठीक है। अगर log m माइनस log n लिखा है कहीं तो वो log पावर में लिखा है तो m/n हो जाएगा। इस सिंपल से 3 फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो काम यूपी टेट में चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बेस सेम है, यहाँ पर जो है बेस, यहाँ पर जो है यहाँ बेस सेम है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो इस प्रकार से तो log ये 10 है तो ये बेस है, तो उससे आपको यहाँ देखना है ये, तो ये हो जाएगा log 10a इंटू b। अगर ये प्लस में लिखा है तो इंटू में हो जाते हैं, यानी कि बराबर log 10a प्लस b, बेस 10 है। अब यहाँ पर इसका मतलब है log का बेस इक्वल है तो ये पावर भी इक्वल होगी, a डॉट b बराबर हो जाएगा a प्लस b। अब देखो, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये तो 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। अगर हम 3 रखें दोनों की वैल्यू, 3 3 जाए 9 हो जाएगा और 3 यहाँ 6 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब वैल्यू यहाँ, अब इसमें कौन सी वैल्यू, अब इस रखेंगे कि ये रखेंगे, इससे अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a b में से a को सर ले आएंगे तो a b मिलन a हो जाएगा बराबर b, a कॉमन आ जाएगा तो b माइनस 1 बराबर b, तो a की वैल्यू आ जाएगी b/b माइनस 1। इससे हमको पूरा सिलेक्टेड मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, है ना। गणित की क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ध्यान से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बनाया गया 2013 में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में, यदि x की पावर 1/a और y की पावर 1/b और z की पावर 1/c, तो a प्लस b प्लस c का मान होगा जो कि x/z बराबर 1 को संतुष्ट करता है, यानी कि x/z की वैल्यू 1 दी गई है, तो वो कौन सा मान होगा a प्लस b प्लस c की, जो इनमें से पहला दिया a बराबर -1, b बराबर 0, c बराबर 1, d बराबर 2। तो देखें कैसे हल करना है इसको। ऐसे सवालों को क्या करेंगे हम, क्योंकि ये दिया है हमको x की पावर 1/a बराबर y की पावर 1/b बराबर z की पावर 1/c, इसको कोई रेशियो कांस्टेंट k मान लेते हैं। तो यदि मान लीजिए x की पावर 1/a बराबर ये k होगा तो x बराबर हो जाएगा k की पावर a, ठीक है। और अगर y की पावर 1/b बराबर k दिया गया है तो y बराबर हो जाएगा k की पावर b, और z की पावर 1/c दिया गया है k, तो z बराबर हो जाएगा k की पावर c, ठीक है। यदि हम इसमें log ले लेते हैं, क्योंकि हमको दिया गया log अगर लेते हैं तो log मान लीजिए
x बराबर log k की पावर a लेते हैं, पावर में है तो log ले करके हल करेंगे तो a log ये k हो जाएगा, यानी कि log x बराबर, ठीक है। और यहां देखते हैं, यहां अगर log ते हैं तो log y बराबर ये हो जाएगा b log k हो जाएगा, ठीक। यहां पर log लेंगे तो log z बराबर c log k हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि log अगर m की पावर n है तो n log m हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर ये देखें, यहां पर क्या है कि हमको निकालना किसका मान है, a प्लस बी प्लस सी का। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से a की वैल्यू जो निकलेगी, a बराबर हो जाएगा log x बटे log k, तो यहां लिखेंगे log x बटे log k, यहां पर लिखेंगे log y बटे log k, यहां लिखेंगे log z बटे log k, यहां से c की वैल्यू निकलेगी, यहां से b की वैल्यू निकलेगी। अब log जब ये प्लस, अब log इजी हो जाएगा, log नीचे k एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर लिख जाएगा log x प्लस log y प्लस log z। अब देखो यहां पर क्या है, जब भी कोई हमने बताया था कि log m प्लस log n लिखा हो, प्लस में लिखा हो log n, तो log m इंटू n हो जाता है, यानी कि मल्टी प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई में जब हम लिखेंगे ऊपर वाले इसको तो ये लिख जाएगा, क्या लिखेगा, log x बाई z बटे log k। इसका मतलब अब चूंकि यहाँ x बाई z की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 1 दिया है, तो log जैसे ही हम log 1 लिखेंगे यहाँ और log नीचे लिखेंगे k, तो इस log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू होती है 0 बटे ये हो जाएगा log k, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 0, 0 बटे कोई भी संख्या होती है उसकी वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब हम कहां से चले थे, यहां से चले थे a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो इसका मतलब है 0, तो a बराबर -1, b बराबर 0, c बराबर 1, d बराबर 2, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 101 क्वेश्चन का सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, उसका आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है, तो धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्योंकि वो बता रहा है कि एक नली है, वो दोनों सिरों पर खुली हुई है, यानी कि इस प्रकार की नली है और दोनों सिरों पर खुली हुई है ऐसे, और इसकी जो मोटाई है यहां से इतनी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो निश्चित है कि यहां से ऐसी नली, यहां से ऐसी खोखली है, ये खोखली नली है इस तरीके, यानी कि यहां पर खुली हुई है और यहां भी खुली हुई है। वो कह रहा है कि धातु का आयतन बताना है, तो धातु ये वाली होगी, इतनी धातु होगी, यानी कि खोखला बेलन है इस तरीके का, ठीक है, ये इस प्रकार का है। अब वो ये कह रहा है कि आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास माने यहां से ये पूरा इतना व्यास अगर 11.2 है, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास अगर यानी कि डायमीटर कितना है, 11.2 सेंटीमीटर है, कितना है 11.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी, इंटरनल रेडियस यानी कि आंतरिक त्रिज्या, रेडियस कितनी होगी यानी कि आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 11.2 बटे 2, कितना हो जाएगा ये, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5.6 सेंटीमीटर।
यानी कि इसकी आंतरिक त्रिज्या यहाँ होगी 5.6 सेंटीमीटर। अब चूंकि मोटाई कितनी है, ये मोटाई जो दी है इसमें, मोटाई जो इसकी मोटाई है वो कितनी है, वो है आपकी 0.4 सेंटीमीटर। यहाँ 0.4 सेंटीमीटर ये मोटाई है, तो इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, मोटाई जोड़ दी जाएगी, तो बाहरी त्रिज्या जो होगी, बाहरी त्रिज्या रेडियस आउटर वाली हो जाएगी कितनी, 5.6 में 4 0.4 सेंट और जोड़ना है, तो हो जाएगा कितना, 6 4 10 5 6 सेंटीमीटर, यानी कि कुल मिला के 6 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। अब आयतन निकालना, तो बेलनाकार आयतन पाई आर स्क्वायर एच, हाइट इसकी दी हुई, लंबाई कितनी दी है, ये दी है, यानी कि एच की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। तो जो धातु का जो आयतन होगा आंतरिक बाहरी आयतन से, जब हम आंतरिक आयतन ये घट जाएगा तो ये वाला धातु आ जाएगा का आयतन। इसका मतलब है धातु का आयतन जो होगा वो धातु कैसी है, बेलनाकार है, इसलिए बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा देंगे, यानी कि बाहरी आयतन से घटाएंगे आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन, तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू एच तो कॉमन है, आर स्क्वायर माने कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या का वर्ग घटाए, तो बाई का मान है 22/7, एच की वैल्यू 21 और बाहरी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 5.6 का स्क्वायर, ये 7 3 7 21 3 22 दिया 66 हो जाएगा, इनटू ये कितना होगा, अब दोनों पे वर्ग बीच में रखना, इसको अगर डायरेक्ट 36 में से फिर इसका वर्ग घटाएंगे तब भी आ जाएगा, और अगर आप इसमें ये फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए ऋण बी, तो एक बार जोड़ दीजिए 6 5 11.6 गुणित 6 में से 5.6 घटेगा तो 0.4 बचेगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 66 गुणित 11 6 चौको 24 की 4 और 11 चौक 44 और 2 46, तो ये 2 अंक की बात, तो 4.64 इसका ये आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पर भी कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि किस में करना है, 4.64 में 6 6 कर लीजिए, 6 चौक 24 की 4 6 चौक 36 और 2 38, 6 चौक 24 और 3 27, यही फिर से कर दी 4 8 7 2 4 8 4 12 की 2 8 7 15 1 16 7 2 9 1 10 2 1 3, क्या अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब इसमें इसका मतलब है देखिए 306.24 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है, ये दशमलव के 1 अंक तक ही दिया गया है, तो दशमलव के 1 अंक तक दिया है, तो इसमें देखो 306.2, यह लिखा है 322.4, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 306.2, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने 102 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें इसमें, जिससे कि जो भी आप कमेंट लिखेंगे उसको पढ़ा जाता है, तो उसमें जो वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। चलते हैं अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। 103, यदि x बराबर 22 की घात 3 प्लस 144 की घात 3 ऋण 166 की घात 3, तो x अवश्य विभाज्य हो है, यानी कि x जो है अगर ये दिया गया है तो x की जो वैल्यू है वो किससे विभाजित होगी, 7 और 22 दोनों से होगी, या 11 और 13 दोनों से, 11 या 23 दोनों से, या 12 या 83 दोनों से होगी। देखिए इसके जो गुणनखंड आएंगे उसमें से जो संख्या कॉमन होगी उससे विभाजित होगी, उन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है,
अगर आप इसका क्यू करने के लिए बैठ जाएंगे तो निश्चित है कि इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 166 का क्यू करोगे, फिर 144 का क्यू, फिर देखेंगे गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो पूरा टाइम लग जाएगा। उसमें क्या करना है कि ऐसी कंडीशंस में जब भी आ जाए तो इन संख्याओं को जो दिख रही हैं इन संख्याओं को लिखेंगे। अगर ये संख्याएं मान लीजिए 22, 144 ऋण 166 ऐसे लिखेंगे। अगर इन संख्याओं का योगफल ये शून्य हो जाता है तो चूंकि 144 और 22 जोड़ेंगे तो 166 ये हो जाएगा, ये 166 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है, यानी कि तीन संख्याएं जीरो है, तो तीनों संख्याओं का क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। यानी कि इसमें 3 से गुणा कर देंगे और लिख देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा a 22 है, b 144 है, c माइनस 166 है, तो इसका मतलब है कि तो इसको हम लिख सकते हैं 22 का क्यू और ये लिखा है 144 का क्यू प्लस लगा के माइनस 166 का क्यू लिख सकते हैं इसी को। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 22 144 गुणित ऋण 166, ये चीज लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 22 को लिख सकते हैं 2 गुणित 11 लिख सकते हैं, 44 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 2 दूनी 4 तिया 12, और 66 को लिख सकते हैं 2 गुणित माइनस 83 लिख सकते हैं, 2 तिया 6 2 8 16। ठीक है, अब इसमें देखो 3 की घात कितनी, 1 2 3, 3 की घात 3 और 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। कितना बचा, 11 गुणित माइनस 83। अब या तो देखो इसमें देखो ये संख्या 2 और 3 तो इसमें दी नहीं गई कोई संख्या, या तो 11 दी गई या तो 83 दी गई। अब 11 के साथ कौन सी संख्या दी गई, 11 के ये तो हो नहीं सकती क्योंकि 11 साथ इसमें आया ही नहीं, तो इसका मतलब 11 हो सकती, 13 इसमें आया नहीं है तो 13 ये वाला भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब बात आती है 11 और 23 में, 23 में भी नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है 23 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन, 12 और 83। अब 12 83 कैसे, 12 भी तो नहीं दिख रहा है इसमें, 12 और 83 भी नहीं दिख रहा है तो कैसे इसको करेंगे। तो देखो 12 83 हो सकता है, 83 तो एक नंबर मिल ही गया। अब इसमें 12 कैसे हो सकता है, 12 ऐसे हो सकता है कि अगर हम इसमें से 3 की घात 2 लिखें, 1 3 बचा, और 2 की घात 4 लिखें तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, इंटू 11 लिख सकते हैं, इंटू माइनस 83 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 4 और इंटू 12 गुणित 11 गुणित ऋण 83। अब इसमें देखो इस संख्या 11 के साथ 83 है नहीं, अब 12 के साथ 83 है तो ये 12 से भी विभाजित हो सकता है, 13 से भी विभाजित हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 103 का डी ऑप्शन सही था। अब चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में यदि x, y और z का माध्य a हो तथा x प्लस y इंटू z का योज्य प्रतिलोम x y हो तो x स्क्वायर y स्क्वायर तथा z स्क्वायर का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब देखो दिया क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x y z का माध्य a दिया है, तो यानी कि माध्य a बराबर हो जाएगा x प्लस y प्लस z अपॉन 3, 3 नंबर है, 3 का सम अपॉन 3। इसका मतलब ये होगा कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3 है। ये बात क्लियर होगी, ये यूज करेंगे अभी। अब लिखा है कि x प्लस y इंटू z, यानी कि ये वाला, ये जो है वो इसका योज्य प्रतिलोम है x y का। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे कहा जाए कि a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, a का योज्य प्रतिलोम जो होगा योज्य माइनस a होगा,
और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम ए होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर दिया है, कोई बीजीय व्यंजक दिया है, उसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसमें माइनस साइन लगा देंगे। प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, उस जैसे अगर कहा जाए ए का इनवर्स, ए का प्रतिलोम बताओ, प्रतिलोम, तो ये प्रतिलोम का मतलब 1/a हो जाएगा। जबकि योज्य शब्द जोड़ने पर केवल माइनस साइन लगना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है केवल माइनस साइन लगाना, तो ये माइनस एक्स वाई होगा। तो एक्स जेड प्लस बाई जेड, ये इसका जेड का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस ये हो गया माइनस एक्स वाई इधर ले आएंगे तो एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि एक कंडीशन हमको ये वाली मिलेगी, यानी कि दो कंडीशन हमको मिली। तो दोनों कंडीशनों को हम प्रयोग करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब देखो यहाँ इसका माध्य पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो माध्य क्या होगा, देखो माध्य जो होगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3 होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या कंडीशंस होगी कि हमको पता है कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स बाई जेड और जेड एक्स, ये इसके बराबर होता है, ये हो गया अपन 3। अब यहां पर देखो, यहां पर x प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू आ रही 3a, तो 3a का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस बाई बाई जेड की वैल्यू क्या आई 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे अपॉन 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 जा 9, ये 3 से कटेगा तो ये आपका ये तो 0 हो जाएगा, इतना ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 का 9 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3a, 3 से 3 कटेगा तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन a स्क्वायर है, b 9a स्क्वायर है, c 3a स्क्वायर है और ये d 1/3a स्क्वायर है। तो ऑप्शन में देखो ये आपका सही होगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख देंगे ये 3 3 अगर यहाँ पर चूक कर दिए तो फिर हम 9 स्क्वायर में टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना पूरा सॉल्व करने के बाद ही टिक लगाएं। 3a स्क्वायर आपका 104 नंबर क्वेश्चन नंबर का सही होगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 105। नंबर 105 में क्या है, तीन संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग है। इसमें पहला ऑप्शन 40, बी 29, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 50। तो इसमें देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले जो अनुपात दिया है, अगर मान लीजिए ए अनुपात बी दिया है 4:9 और 9 बी अनुपात सी दिया है 9:16। इसका मतलब है ये कॉमन, इसका मतलब है कि अगर हम माना कि जो संख्याएं हैं ए बराबर अनुपात में दी, माना कि संख्याएं जो तीन संख्याएं हैं, संख्याएं ए बराबर मान लीजिए 4x, बी बराबर 9x और सी बराबर 16x, क्योंकि अनुपात में है इसलिए x कॉमन रेशियो मान करके चलेंगे। अब इसमें अब तीनों का योगफल दिया है, क्या दिया है, तीनों का योगफल दिया है, तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है हमको 58, यानी कि 4x धन 9x धन 16x बराबर 58। अब 16 9 25, 16 9 25 और 4 29x बराबर 58, तो x बराबर कितना मिलेगा 58/29, 29 दूनी 58, यानी कि x अगर 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a बराबर मिलेगा 4 गुणित 2 यानी कि 8, b बराबर मिलेगा 9 गुणित 2 यानी कि 9 दूनी 18, c बराबर मिलेगा 16 गुणित 2 यानी कि 32। अब इस क्वेश्चन में चाहे वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल पूछे, चाहे दूसरी संख्या तीसरी संख्या का योगफल पूछे, चाहे पहली और तीसरी संख्या का योगफल पूछे, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसमें पूछ रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का योग। अब संख्या तो हमारे पास तीनों है, तो पहली कितनी है 8 और तीसरी कितनी है 32, तो दोनों तीनों को इनको जोड़ देंगे। a प्लस सी माने पहली और तीसरी 8 प्लस
32 कितना हो जाएगा, ये 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन 40 दिया और दूसरा 29, तीसरा 28, तो इसका मतलब है चौथा दिया डी 50 और ये पहला ऑप्शन 40। तो ऑप्शन नंबर जो 105 का आंसर होगा वो 40 होगा, यानी कि पहली और तीसरी संख्या का योग 40। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या है कि 8.9 गुणित 8.9 गुणित 8.9 ऋण 3.7 गुणित 3.7 गुणित 3.7 बटे 8.9 गुणित 8.9 धन 8.9 गुणित 3.7 धन 3.7 गुणित 3.7 बराबर है। कभी कभार बराबर लिखा है कि इसका जो मान होगा वो इनमें से एक मान ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है ए बराबर 1 बी ऑप्शन 5.2 सी ऑप्शन 12.6 डी ऑप्शन 8.9 गुणित 3.7। तो इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी लिखे हो तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, हम हल कैसे करेंगे। अगर हमने मान लीजिए माना कि a बराबर 8.9 है क्योंकि ये संख्या बार बार लिखेंगे, और b बराबर 3.7 है क्योंकि ये दो ही संख्याओं का प्रयोग हुआ है। तो अगर हम a को 3 बार लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या a क्यूब, यहाँ b को 3 बार लिखेंगे गुणा में तो ये हो गया b क्यूब। अब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिर इससे a स्क्वायर प्लस ये यहाँ a भी लिखा है यहाँ पर b स्क्वायर लिखा है, ठीक। अब इसमें a क्यू ऋण b क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या मिलेगा, a ऋण b इन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये चीज इससे पूरा कट जाएगी, आपको संख्या को बार बार गुणा नहीं करना है। बचा क्या है, a ऋण b लिखा है। इतनी बड़ा क्वेश्चन जो है आप इस का प्रयोग करके अगर आप आसानी से निकाल लेते। अब क्या करना, क्या है a की वैल्यू क्या है 8.9 माइनस 3.7, इसको घटा दीजिए, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 5.2 बस हो गया। इसको कैलकुलेशन अगर आप मल्टीप्लाई में लग जाएंगे तब फिर नहीं हो पाएगा ये। तो इसलिए देखिए बी ऑप्शन हमारा 5.2, तो बस ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 5.2। 106 का जो आंसर है वो 5.2 है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 107 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये ऐसे क्वेश्चनों को जब आप एग्जाम में देखें, क्योंकि हर 5 से 10 क्वेश्चनों के बाद एक ब्रेक क्वेश्चंस आता है, यानी कि उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर डालते हैं वो, जिससे जो स्टूडेंट की स्पीड बनी है तो उस पर वो थोड़ा टाइम ले ले। तो ऐसे क्वेश्चनों को गोल करके आपको आगे बढ़ना है, बार बार ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आगे बढ़ करके फिर आपको वो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो यह जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यदि यह दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB तथा AC बराबर है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज DEF बनाया गया है। यदि कोण BFDA, कोण ADEB और CFC तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ये हमको बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, जैसा वो कह रहा है वैसा हम फिगर बना लेते हैं। जैसे उसने कहा है कि जैसे A, ये B और ये C एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा। जब दो भुजाएं तो किसी त्रिभुज की बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि इसके सामने ये है और इसके सामने ये है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया इस तरीके का, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया गया ऐसा, ए समबाहु है और इसका नाम जो है, जैसे मान लो ये D पॉइंट है, ये E है और ये F है। तो एंगल BFD देखो यहां पर BFD ये वाला एंगल A है, ठीक है। ADE ये एंगल B है और CEF
सी ई एफ ये वाला एंगल, सी ई एफ ये वाला एंगल सी दिया है। ठीक, अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो कि ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, डीईएफ कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अगर डीईएफ समबाहु त्रिभुज है, ट्रायंगल डीईएफ कैसा है, समबाहु। समबाहु का मतलब है सभी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु में सभी भुजाएं बराबर हैं तो सारे एंगल, ये एंगल बराबर होंगी तीनों। और तीनों एंगल, त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर कब होंगी, जब वो कितने डिग्री की हो, 60 डिग्री की, यानी कि 60 अंश की हो, यानी कि 60 अंश की। इसको हम लिख सकते हैं π/3। अब इसका मतलब ये एंगल कितने अंश होगा, π/3 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, π/3 होगा। ये एंगल कितना होगा, π/3 होगा। ठीक, अगर हम इस एंगल की बात करें, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो होगा वो एक, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने अंश होगा, 180 होगा। 180 में से अगर हम a प्लस π/3 घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां देखें, ये वाला एंगल कितना होगा, जब हम π/3 माने π/3 प्लस b को हम 180 से घटा देंगे पाई से, तब आपका वो एंगल आ जाएगा। यानी कि देखो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो फिर ये वाला एंगल आ जाएगा, तो इस वाले त्रिभुज में हम लेकर के ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इस वाले त्रिभुज से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। इसके बाद इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका पाई, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल बी डी एफ। बी डी एफ जो होगा वो पाई माइनस बी प्लस π/3 होगा। ठीक है, और एंगल सी एफ ई कितना होगा, कहोगे पाई माइनस ए प्लस π/3 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चूंकि ए वाला एंगल तो यहां इसमें दिया ही था, तो ये सी है तो रहेगा, यहाँ ए दिया। ठीक, अब इसमें ये चीज समझिए, अब दो ट्रायंगल एफ बी डी में, इन तीनों ट्रायंगलों का सम, इस एंगलों का सम 180 होगा, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ कितना होगा, बी एंगल हमको निकालना है। अगर मान लीजिए ये थीटा है एंगल, मान लो बी ही मान लीजिए, निकल के आ जाएगा। तो डी एंगल कितना है, डी एंगल बोलोगे, डी एंगल है हमारा पाई माइनस बी माइनस π/3, तो 3 ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस बी, ये डी एंगल। तो डी एंगल ये आया है, तो इसकी जगह हम रखेंगे, ये समझना है। अब इसमें हम रखेंगे 2π/3 माइनस बी प्लस बी एंगल निकालना है, एफ एंगल ए है, ये किसके बराबर है, ये पाई के बराबर है। ये किसके बराबर है, पाई के बराबर। अब एंगल बी की वैल्यू निकलेगी हमारे पास पाई माइनस क्या होगा, पाई माइनस बी, बी पाई माइनस, जब ये पाई ये पूरा उधर जाएगा तो घटेगा, तो जो माइनस प्लस में होंगे वो माइनस पाई माइनस ए प्लस बी माइनस 2π/3। अब इसमें देखो 3 फिर ये पाई से घटेगा तो ये बचेगा हमारा π/3 माइनस ए प्लस बी, ये चीज आ जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर जब हम इसका निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, ये इस वाले ट्रायंगल में जब इसमें निकालेंगे तो यहां से जब निकलेगा तो ये हमको मिलेगा, यहां पर क्या निकला, ये और ये वाला एंगल आ गया है ना। तो इसमें क्या निकलेगा, सी में आएगा एंगल, यहां पर लिख लेते हैं ट्रायंगल एफ सी ई में
क्या मिलेगा हमें, एंगल सी जोड़ेंगे और ये एंगल कितना आएगा, पाई माइनस ए माइनस पाई बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 पाई बाई 3 माइनस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये सी हो गया, और सी ए प्लस एंगल ये वाला सी, ये एंगल ई है तो इसमें एंगल सी रख दिया बराबर पाई, तो ये आएगा एंगल सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई माइनस इस पाई में से ये घटेंगे, कौन सा, माइनस सी प्लस ए और माइनस 2 पाई बाई 3। अब ये 3 में से ये घटेगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, यानी कि ये आंसर आ जाएगा इसका, कितना आएगा, पाई बाई 3 प्लस ए माइनस सी। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी और ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी, यानी कि ये वाला एंगल अब इसके बराबर कर देंगे। अब दोनों एंगलों को बराबर करेंगे तब हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो रिलेशन कैसे आ जाएगा, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखो पाई बाई 3 माइनस ए प्लस बी बराबर पाई बाई 3 प्लस ए माइनस सी, ये पाई बाई 3 इससे कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये माइनस ए का है, ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2a, और c माइनस का इधर आ जाएगा तो हो जाएगा b प्लस सी, यानी कि a बराबर b प्लस सी बटे 2। ये आंसर हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन है a बराबर b प्लस सी बाई 2, b बराबर a प्लस सी बाई 2, c बराबर, तो मैंने और c बराबर 2, ये तो है होगी नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको देखना है कि कैसे करना है, क्योंकि ये ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो इसको आपको एंगल भी पता निकालना आना चाहिए। और कंडीशन इसलिए उसने दी थी, ये समबाहु वाली कंडीशन दी थी और ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये वाले कोण जब हम निकाल लेंगे, ये वाले कोण उन दोनों को बराबर करेंगे तभी हमारा रिलेशन आ जाएगा। चलिए अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या है कि a2 प्लस 22 प्लस 2222 ऐसे, यानी कि एक ही नंबर का बार बार ये क्रम बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चंस होता है n पदों का योगफल, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये जीपी के अंतर्गत आता है, जो गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत। ये कक्षा 11 के सिलेबस में है, तो जो मैथमेटिक्स हाई स्कूल के ऊपर कक्षा 11-12 से किए होते हैं तो उनको इस सवाल को लगाने में आसानी होती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटर लेवल पर भी आ जाते हैं। तो ऐसे सवालों को अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है, ऐसे सवाल यहाँ पर कोई संख्या बदल के भी दे सकते हैं, 7-7 दे दें, 5-5 दे दें, या 1-1 दे दें, या 2, कोई भी संख्या दे सकते हैं। यहाँ ऐसे सवालों को ध्यान रखना कि कभी भी n स्क्वायर नहीं आएगा, n स्क्वायर तो होगा ही नहीं, प्लस माइनस में कभी भी n स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो होंगे नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है यहाँ, इन दोनों में कौन सा सही होगा। तो हमेशा जब भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ जब भी n होगा वो माइनस में आएगा यहाँ, तो यहाँ देखो n ये माइनस में आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, क्योंकि ये वाली सब सही है। लेकिन होगा कैसे, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इस सवाल को अगर होगा कैसे, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 2 दिया गया है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे, ऐसे ले लीजिए कॉमन, और इसमें क्या बचा, 1, यहाँ पर 1-1, फिर 1-1-1, फिर 1-1-1-1, फिर डॉट 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 n पदों का योगफल निकालना है इसका n टाइम्स। अब इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 9 से भाग करेंगे और 9 से गुणा कर देंगे। ऐसे तो 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरीके की संख्या बनेगी। ठीक है, n तक जब 9 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 की जगह लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसमें लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसमें लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, इसमें लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, डॉट 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 n
n तक। अब इसमें 2/9 ये 10 है तो ये 10 हो गया, ये 100 लिखा है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1000 लिखा है तो 10 की घात 3 हो जाएगा, तो ये 10 की घात 4 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ -1 -1 -1 -1, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस साइन लगाने के बाद यहाँ पर 1 धन 1 धन 1 डॉट 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 n तक, n टाइम्स तक, इसको भी n तक निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे 2/9। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये श्रेणी जो बन रही है ये, और ये तो हो जाएगा -1 गुणित n, तो n 1 गुणित n माने n। अब ये श्रेणी बनी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जब कोई ऐसी श्रेणी जिनका रेशियो बराबर होता है पदों का, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। तो जैसे 100 में 10 के वर्ग में 10 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 की घात 3 में 10 का स्क्वायर देंगे तो 10 आएगा, 4 में 10 की घात 3 का भाग देंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब है ये गुणोत्तर श्रेणी हुई। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है कि द्वितीय पद बटे प्रथम पद करें और अगर वो समान आता है तो रेशियो समान आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम जीपी या गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस। अब इसका जो n टाइम्स n पदों का योगफल होता है Sn बराबर होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है n टाइम्स तक इसका फॉर्मूला। n की a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, इन ब्रैकेट r क्या है जो रेशियो निकलेगा द्वितीय पद में से प्रथम पद, यानी कि r का मतलब है 10 की घात 2/10 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब r की पावर n टाइम्स तक कर रहे हैं तो n माइनस 1 बटे r माइनस 1 माने 10 माइनस 1 माइनस n, ठीक है। ये देखिए 2/9, ये 10 में से 1 गया 9 बचेगा, तो ये 10 बटे ये 9 आ जाएगा, 10 की घात n माइनस 1 माइनस n, ये आएगा। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखो पहला सेम मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, 2/9 फिर इन ब्रैकेट 10/9, 10 की घात n माइनस 1 माइनस n, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 109। नंबर 109 में क्या है, रुपया 234 को 3 व्यक्तियों A B C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, किसको सबसे अधिक और कितना लाभ होगा। अच्छा देखो इसमें क्या है कि जो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए 234 रुपए हैं, तो अगर मान लीजिए कि एक के पास इस ये जो गलती से बढ़ गया, तो ये मान लीजिए 2x हो गया, ये b 3x हो गया, c 4x हो गया, इस अनुपात में बांट दिया, तो इसका योगफल कितना होगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 234 रुपए। 4 3 7 2 9, x बराबर 234, x बराबर हो गया 234/9। अब 9 से काट दीजिए इसको, 9 दूनी 18 और 9 छक 54, 9 दूनी 18 9 छक 54, क्योंकि 9 दूनी 18 18 5 23, 5 बचा 54 हो जाएगा, तो ये 9 छक 54, 9 दूनी 18 5 23, 26 आया, x का मान 26 आया। अगर x का मान 26 है तो a को कितना मिलेगा, तो a को कितना मिलेगा 2 गुणित 26, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5 52। b को कितना मिलेगा 3 गुणित 26, तो 3 18, 3 दूनी 6 1 7 78 रुपया। c को मिलेगा 4 गुणित 26, तो 6 चौको 24, 4 दूनी 8 2 10, 104 रुपया। यानी कि गलती होने पर उनको इतना इतना मिल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए इस अनुपात में जोड़ा जाए, इस अनुपात में जोड़ेंगे कितना कि मान लीजिए जोड़ करके इनका एलसीएम ले लीजिए 12, यानी कि मान लीजिए x/2 x/3 x/4 और 234, तो ये एलसीएम आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6x 4 3 12 4x
3 चौको 12, 4 तिया 12, 3x 234। 6 4 10 3, 13x बराबर 234 गुणित 12, x बराबर 234 गुणित 12 बटे 13। अब इसमें काट दीजिए, 13 का भाग इसमें जा रहा है, 6 4 10 3 13। अब इसमें 13 का भाग देख लीजिए, 13 का भाग 234 में दे लीजिए, 13 एकम 13, 0 1 104 है ना, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 13 अट्ठे 104, ये कट गया 18 बार, 18 बार ये कटा तो ये कितना आया 12, तो 12 और 18 दूनी 36 और 18 एकम 18, 3 21 200, ये 16। x का मान 200 क्या है, x की वैल्यू आई 216, x की वैल्यू जो 216 आई, तो अब a को कितना मिलेगा, a को मिलेगा x बटे 2, यानी कि 216 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 8 16 108, और b को कितना मिलेगा 3 7 21, 3 दूनी 6 72, c को मिलेगा 4 5 20, c को मिलेगा 4 5 20, 4 चौको 16 54। अब देखो यहाँ पर किसको ज्यादा मिल रहा है, 108, और जैसे यहाँ पर a को 108 मिला और यहाँ पर 152 मिला, अगर उसको इस रेशियो में अगर दिया जाता है तो एक इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 108 और 52 में, इसमें देख लीजिए अंतर कितना आ रहा है, इसमें 108 में से 108 से 52 घटा दीजिए तो ये 6 हो गया और ये 96 रुपया हो गया। और इस यहाँ पर देखो 54, सी को मिला 104 और ये 54 104 और 108 होगा 154। अब सी को 54 मिल रहा है तो सी को 104 में से 54 घटेगा, दोनों का अंतर देखें 104 और ये 54, तो कितना होगा 0 और ये 9, ये जो 10 5 50, ये 50 हुआ। तो ए को तो जो ए को मिलना चाहिए 96, तो यहाँ तो 52 बता रहा, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। अब सी को 50 हो रहा है तो ये ऑप्शन 50 से मैच कर रहा है, सही है। बी को 36 रुपए देख लीजिए, ए को 56 हो नहीं रहा क्योंकि 96 है, तो ये भी ये 2 बार है तो ये तो या तो होगा नहीं। अब बी में बी को अगर देखना चाहें तो यहाँ 78 है या 72 है, दोनों का अंतर कितना 6 का है, यहाँ की 36 है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मैच कौन सा कर रहा है, ऑफ सी यानी 50। तो इसका मतलब है कि जो इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, चलते सीखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है। 7 अंकों की पूर्ण संख्या है, तो जब भी 7 अंकों की, 6 अंकों की या 2 अंकों की या 8 अंकों की जितनी भी पूर्ण संख्या पूछे, तो इसमें क्या करना है कि 7 अंकों की पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो 7 अंक आप ले लीजिए। पूर्ण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 अंक 9 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसका वर्गमूल निकालना है। आप क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लीजिए, ऐसे बन गए, ठीक है। अब जो भी अंक आएंगे यहाँ वर्गमूल में 1 2 3 4 अंक की संख्या आएगी, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम देखेंगे, पहला अंक बचा 9, तो 9 में क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, तो ये 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, और 3 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ क्या होगा, अब उतारेंगे इस वाले अंक को, एक जोड़े को सीधा जोड़ा उतारेंगे। जोड़ा उतारने के बाद क्योंकि एक ही बार जाएगा तो एक यहाँ लिखेंगे और 61 एकम 61 यहाँ लिखेंगे और इसको घटा देंगे, एक यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ करके ये हो जाएगा 62, ठीक है। और ये घटाएंगे तो ये हो गया 8 और 9 में से 6 गया, ये बचा 3। अंक उतार लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, फिर ये जोड़ा उतारेंगे ऐसे। अब यहाँ पर जो देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसमें कितने से भाग दे सकते हैं कि जो कि यहाँ पर आ जाए, इससे ज्यादा ना हो, तो इससे भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे भाग देंगे, हम देखेंगे 6 करके देख लेते हैं। 6 से अगर हम यहाँ
6 का गुणा कर दे, 6 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 36 और 2 36 और 1 37, यानी कि ये वाला इससे कम है। तो 6 यहाँ आ जाएगा, घटा देंगे 6 दूनी 12, 6 6 12, 2 1 3 और ये 6, अब 632। अब इसमें इसको घटा देंगे तो ये कितना 3 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 143। अब फिर ये बचा 900 इतना। अब इसमें फिर से अब देखेंगे 6 दूनी 12, 2 से जा सकता है तो यहाँ पर 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12। अगर 3 करेंगे तो 6 18 ज्यादा हो जाएगा तो सवाल ही नहीं। तो अब ये 2 इधर आ जाएगा, इसको जोड़ करके 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसको घटाएंगे, कितना बचा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया ये 5, अब 7 6 13, 3 बचा, यहाँ 1755 बचा। अब जो 1755 बचा ये, इसके बाद तो कोई अंक बचा नहीं है, ये भी उतर गए हैं 99 इधर, एक ये उतर गया, ये 1 2 3 थे तो 1 2 3 ये उतर चुके हैं। अब कोई संख्या यहाँ बची नहीं, तो अब जो संख्या ये बची है लास्ट वाली, यही संख्या इसमें से घटा देंगे दी हुई संख्या से। तो इसमें से घटा देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इससे घटा देंगे 5 5 17, तो कितना बचेगा 4 4, यानी कि इकाई दहाई के स्थान पर 4 4 आ रहा है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो पूरा घटा देंगे तो ये इतना आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, ये 8 बचेगा, फिर ये 9 9 9, ये संख्या पूरी व्यक्त कर जाएगी। तो इस तरीके से हम भाग विधि से इसको कोई भी 7 अंकों की पूर्ण संख्या अगर पूछे या 6 अंकों की पूर्ण संख्या पूछे तो सबसे पहले 9 9 लेकर के उनको डिवाइडेशन मेथड से उसको हल कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, आप इस वजह से इस वीडियो को अभी हमने 110 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं। शेष जो ये 91 से लेकर के 110 यानी कि 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम जो 10 क्वेश्चन बचे वो भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अगला वीडियो जरूर देखिएगा। शेष क्वेश्चनों को जरूर लेके आएंगे, आप लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो जो आपके लिए बेहतर बन सके। यूपी टेट का जो पेपर होना है तो आपका 6 जुलाई या 7 जुलाई के ये प्रस्तावित है। निश्चित है कि आप लोग अगर आप एक एक वीडियो आप देखेंगे क्वेश्चनों को तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड भी आपको मिल जाएंगे। तो जो सारे क्वेश्चनों को देखते हैं हमारे वीडियो को, तो ऐसा कोई क्वेश्चन स्टूडेंट है नहीं छोड़ता है एग्जाम में कि जो उसको ना आ रहा हो। सारे क्वेश्चनों को हम समेट करके इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं, उनको लाते हैं आपके लोगों के लिए, जिससे कि बेहतर तरीके से आप लोगों की के मार्क्स अधिक से अधिक आ पाए। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो निश्चित है कि आप किसी गरीब बच्चे को पेन पेंसिल कॉपी की मदद कर सकते हैं। इसके सारे बहुत बहुत धन्यवाद।